नमस्कार दोस्तों, टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। आज हम पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस को। एक बार सिलेबस को हम रिवाइज कर लेते हैं और जानते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ लिए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं और कहाँ हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, हमने परिसीमित सीधी भर्ती या फिर खुली सीधी भर्ती दोनों का सिलेबस सेम ही है ना। इसके अंतर्गत हमने महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो पार्ट 1 है इसका, ये पढ़ लिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य, दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य, दायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र, संस्कृति के मापदंड। हमने ये पूरा टॉपिक जो है वो पढ़ लिया है और इससे संबंधित पूर्व वर्ष में पूछे गए सवालों को भी सॉल्व कर लिया है। संभावित प्रश्नों के बारे में हम चर्चा जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक, 27 अगस्त को, जैसा कि हमको पता है कि 27 अगस्त को इसका पेपर होने वाला है, तो उससे जस्ट पहले ही हम संभावित प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इसका जो पार्ट 2 है इस टॉपिक को। इसमें क्या है? पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। अब पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में शामिल क्या क्या है? तो गर्भावस्था, प्रसव के दौरान शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान, ये सभी शामिल हैं। मतलब कि इन सारी स्थितियों में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या जानकारी रखनी चाहिए, हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विषय सूची देख लेते हैं कि आज हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के अंतर्गत क्या क्या आता है, पोषण की परिभाषा क्या होने वाली है, हम इसके बारे में तो जान ही लेंगे। फिर हम उसके बाद बात करेंगे पोषक तत्व एवं उसके प्रकार के बारे में। देखिए, सिलेबस के अंतर्गत बच्चों में होने वाली बीमारियां और पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारी होती है उसके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे कि पोषक तत्व के प्रकार क्या हैं, ठीक है, और पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक, उसके बाद हम पूरक पोषाहार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि ICDC के अंतर्गत पूरक पोषाहार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेवा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसे भी हम संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। डिटेल से कब पढ़ेंगे? जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो पोषण अभियान और पूरक पोषाहार का एक टॉपिक ही है जहाँ पर हम पूरक पोषाहार को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि अभी हम पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम संक्षिप्त रूप में पूरक पोषाहार को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरक पोषाहार का मौजूदा प्रतिमान। ठीक, फिर हम बात करेंगे पूरक पोषाहार संबंधी अभिलेख के बारे में। गर्भवती या शिशुवती महिला का अतिरिक्त पोषाहार क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बच्चों के लिए संपूरक आहार क्या होना चाहिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रसव पूर्व, प्रसव के समय, प्रसव उपरांत माता एवं नवजात शिशु की देखभाल कैसी करनी चाहिए, किनको? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। ये जितनी भी बातें कही गई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कही गई है। ठीक है, तो उनके परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पोषण से। अगर हम पोषण को एक सीधे सीधे शब्दों में समझें तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार आहार के सेवन को ही पोषण कहा जाता है। क्या कहा मैंने? शरीर की आवश्यकता के अनुसार आहार का सेवन। अब ये आहार कैसा होना, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आप ये ध्यान में रखिएगा, शरीर की आवश्यकता अनुसार। हर एज, हर उम्र के व्यक्ति की शरीर की अलग अलग आवश्यकता होती है आहार की।
ठीक है। तो शरीर के आवश्यकता के अनुसार आहार का सेवन ही पोषण कहा जाता है, ठीक है। अब ये आहार कैसा होना चाहिए, तो ये आहार संतुलित आहार होना चाहिए। अब संतुलित आहार क्या होता है, तो इसमें पोषक तत्वों की मात्रा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। कौन से पोषक तत्व, तो 6 पोषक तत्व होते हैं जो मेजर पोषक तत्व होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए कि पोषण किसे कहते हैं, शरीर की आवश्यकता के अनुसार आहार के सेवन को पोषण कहा जाता है, ठीक। लेकिन हम इसे एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए हम, ठीक है, हम सभी सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद उसे पचाते हैं और शरीर की आवश्यकता के लिए जो भी पदार्थों की आवश्यकता होती है उसमें उसे कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है और शक्ति मिलती है और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे ही पोषण कहा जाता है। जो दिखता कैसे है, तो शरीर की वृद्धि के रूप में दिखता है, ठीक है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, इसके रूप में दिखता है, ठीक। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को पचाकर उसका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है और जिससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ या हेल्दी रहता है, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को कि पोषण किसे कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं और अंत में क्या समझ में आता है कि हमारा शरीर स्वस्थ है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस पे जो भी कार्य किया गया है उन सभी को मिला के क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि आहार की वह मात्रा है ये जो शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को पूर्ण करता है, जिससे हम तंदुरुस्त एवं बेहतर महसूस करते हैं, ठीक। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि पोषण के स्तर और जीवन को स्तर को बढ़ाने का और सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य राज्य का है, ठीक है। केंद्र या फिर संविधान राज्य को बाध्य नहीं करती है इस कार्य के लिए, लेकिन ये राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के अंतर्गत पोषण के स्तर, जीवन के स्तर में सुधार करे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो प्रावधान दिया गया है या फिर राज्य के कर्तव्य के बारे में ये जो बातें लिखी गई है वो किस आर्टिकल में है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है, तो आप ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोषण से हमें क्या क्या मिलता है बताइए, तो हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमें शक्ति एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है और रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, ठीक है। हमारे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, जो हमें बीमारियों से दूर रखती है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर हम नियमित पोषण ले रहे हैं तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे, हमें बीमारियां नहीं होंगी, ठीक। या फिर कह सकते हैं कि बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, संतुलित आहार। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, तो संतुलित आहार होना चाहिए। और संतुलित के आहार के अंतर्गत 6 पोषक तत्व आते हैं, ठीक है। ये 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। 1 बाय 1 करके देखते हैं। अभी हम थोड़े संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों में होने वाली बीमारियां, तो हम इसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसलिए ये अभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है शरीर की वृद्धि करना। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या क्या आते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो अनाज जैसे कि चावल, आलू या फिर सब्जियां,
ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन का क्या कार्य होता है? मांसपेशियों के लिए, मांसपेशियों की वृद्धि के लिए, इनको सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोटीन का मेन कार्य मांसपेशियों की वृद्धि के लिए होता है। ठीक है। प्रोटीन किससे मिलता है हमें? तो पनीर है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध, पनीर, दालें, अंडा, मांस, मछली, इन सभी से हमें क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। फैट, फैट जो है वो हमें ऑयली चीज़ों से मिलता है, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया या फिर फूड ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, इन सभी से हमें फैट मिलता है। ठीक है। तो फैट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हमें बीमारी हो सकती है। डायबिटीज़ की बीमारी या हृदय रोग की बीमारी हमें किससे हो सकती है? फैट की कमी से हो सकती है। विटामिन्स, विटामिन्स अगर हमको चाहिए तो हमें फलों और सब्जियों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक। विटामिन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, हम डिटेल से पढ़ेंगे उसे बाद में, लेकिन अभी आप बस इतना ही जान लीजिए कि विटामिन हमें फलों एवं सब्जियों से प्राप्त होता है और ये हमारे शरीर की हड्डियों एवं दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक। मिनरल्स, मिनरल जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारे जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमें फलों सब्जियों से प्राप्त होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन हमें चाहिए तो होते हैं। ठीक है। और ये किसके लिए ज़रूरी है? तो हमारे शरीर के बाल, त्वचा और नाखून, इनके विकास के लिए ये बहुत अत्यधिक आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इससे ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। ठीक। और पानी, पानी तो आपको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें डेली कम से कम एक दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमें कब्ज की बीमारी नहीं होती, डिहाइड्रेशन नहीं होता। लगातार पानी पीने से कम दिन में 7 और 8 गिलास पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर जो भी हानिकारक तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। इतना समझ गए आप? अब आगे बात करते हैं पोषक तत्व के प्रकार। देखिए, पोषक तत्वों को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है बहुल पोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिशन, और दूसरा है अल्प पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिशन। बहुल मतलब ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है, और माइक्रो मतलब अल्प पोषक तत्व मतलब ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमें कम होती है। जैसा कि हमें पता है कि हमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। तो ये आप समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है, और खनिज लवण और विटामिन इनकी आवश्यकता हमें अपेक्षाकृत कम होती है। यहाँ पर आप पिरामिड देख रहे हैं, ये पोषक तत्वों का पिरामिड है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रेड, पास्ता, मतलब कि ये जो कार्ब्स का आइटम है, कार्बोहाइड्रेट का जो आइटम है, इसकी आवश्यकता हमें 40% होती है। वहीं पर हम जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को 35% की होती है। मीट, फिश, मिल्क, एग, ये जो प्रोटीन के आइटम्स हैं, है ना, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को 20% की होती है। और फैट, ऑयल, शुगर, स्वीट, जो भी फैट होता है उसकी आवश्यकता हमें मात्र 5% की होती है। ठीक। तो ये पिरामिड है फूड का, है ना। ऐसे ही 40, 35, 20 और 5 फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड खनिज लवण और विटामिन, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, इतने प्रतिशत में ही हमें इन फूड को ग्रहण करना चाहिए अपने शरीर में। ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पर भी एक डायग्राम बना हुआ है जो ये बता रहा है कि भोजन के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से होता है। शरीर के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। विटामिन और खनिज लवण से शारीरिक क्रियाओं का नियमन होता है। ठीक।
तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि शारीरिक क्रियाओं के नियमन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है या फिर आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। या फिर शरीर के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक पोषक तत्व कौन सा है? कौन सा है? तो प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ से इतना समझ गए आप। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, पूरक पोषाहार। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सप्लीमेंट फूड। जैसे कि कोई बच्चा है 0 से 6 वर्ष का बच्चा, तो 0 से 6 माह के बच्चे के लिए केवल और केवल माँ का दूध ज़रूरी होता है। ये मूल आहार है। ठीक, लेकिन 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट फूड भी चाहिए होता है। वैसा अतिरिक्त फूड जो नरम हो और खाने में आसानी हो जिसे। ठीक है, तो ये जो फूड होता है जो माँ के दूध के साथ आवश्यक होता है, इसे ही पूरक पोषाहार कहा जाता है। ठीक, इतना समझ गए। ये एकीकृत बाल विकास योजना की एक महत्वपूर्ण सेवा है जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाती है, उसके अंतर्गत ही हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पूरक पोषाहार में कौन कौन सी सेवा दी जाती है, किनको किनको दी जाती है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कितनी सेवा दी जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, इसे ध्यान में रखना आप। तो सबसे पहले हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, पहला है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, ये पहला कैटेगरी है। और दूसरा है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे। देखो 6 माह से क्यों लिया गया है, क्योंकि 0 से 6 माह के बच्चे को तो केवल और केवल माँ का दूध ज़रूरी होता है, तो इसीलिए ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, अब 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो सामान्य कुपोषित बच्चे और दूसरा गंभीर कुपोषित बच्चे, और इन्हीं के साथ ही गर्भवती एवं शिशुवती महिला को भी लिया गया है। ठीक, गर्भवती महिला जो कि गर्भ धारण की हुई है और शिशुवती महिला जिनका बच्चा है ना, धात्री माता। ठीक, वैसे ही 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों में सामान्य कुपोषित बच्चे और गंभीर कुपोषित बच्चे आते हैं। इतना समझ गए आप कि 2 कैटेगरी है हमारे पास, एक तो 3 से 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और दूसरा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे। अब 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के अंतर्गत भी सामान्य कुपोषित बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चे और यहीं पर गर्भवती माताएं और शिशुवती माताएं। ठीक है, और नीचे 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे के अंतर्गत सामान्य कुपोषित बच्चे और गंभीर कुपोषित बच्चे। ठीक, अब इन्हें क्या प्रोवाइड किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में, तो सप्ताह में 6 दिन, मतलब कि संडे को तो छुट्टी होती है ना। यहाँ तक की पहले बात करेंगे, है ना, यहाँ तक की बात हम पहले करेंगे। तो इन सभी को सप्ताह में 6 दिन रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। रेडी टू ईट मतलब जिसे हम गर्म पानी में डालें तो वो क्या हो, पका हुआ रहे और वैसे हम उसे ग्रहण कर लें। ठीक है, तो रेडी टू ईट पैकेट दिए जाते हैं। सीधी सी बात है कि 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे तो आंगनबाड़ी नहीं आते हैं। ये आंगनबाड़ी आते हैं क्या, तो ये नहीं आते हैं। जो 3 वर्ष के बाद के बच्चे होते हैं वो आंगनबाड़ी आते हैं, तो इसीलिए इनको रेडी टू ईट पैकेट दिया जाता है। तो किनको दिया जाता है, तो इनकी माताओं को दिया जाता है। ऐसी माताएं जो शिशुवती माताएं हैं, ठीक है, या फिर गर्भवती माता, ये आंगनबाड़ी आती हैं और इनके लिए ये रेडी टू ईट का पैकेट लेकर घर जाती हैं। कितना कितना पैकेट होता है, तो सामान्य कुपोषित बच्चे के लिए 125 ग्राम का होता है, गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए 200 ग्राम का पैकेट होता है और महिलाओं के लिए 150 ग्राम का पैकेट होता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार है। ये जो डेटा है ये आप एकदम याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, 125 ग्राम, फिर 150 ग्राम और फिर 200 ग्राम, आप ऐसे याद रख लीजिए, है ना। ठीक,
अब ये जो पैकेट है इसमें जो भी फूड प्रोवाइड किया जाता है इसका सप्लाई कहाँ से किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा इसका सप्लाई किया जाता है। कब से? तो अप्रैल 2022 से। इससे पहले महिला स्व सहायता समूह के द्वारा इसका सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब किसके द्वारा किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा। ठीक, अब आके बात करते हैं हम 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की। तो सामान्य कुपोषित बच्चे जो कि आंगनबाड़ी केंद्र में आ सकते हैं, ठीक है, उनको गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है और नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में भी क्या होता है? पोहा, हलवा, इस टाइप के आइटम होते हैं। और गर्म पका भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और गुड़। ठीक, अब ये जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं इनको ये सारी सुविधा तो दी ही जाती है, गर्म पका भोजन और नाश्ता तो दिया ही जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें 65 ग्राम का अतिरिक्त रेडी टू ईट पैकेट भी दिया जाता है। ठीक, तो ये आप एकदम ध्यान में रखना, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, ये जो डेटा है ये आपको याद में रखना, याद करना है ना। और इसका जो राशन होता है, इसका जो कच्चा माल होता है, इसका सप्लाई आज भी महिला एवं स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि यहाँ से तो सवाल पूछा जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं ICDS कार्यक्रम के तहत पूरक पोषण आहार का मौजूदा प्रतिमान क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पहले जो था वो 4 रुपये था, अब वर्तमान में 6 रुपये हो गया है। ठीक है, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए पहले 5 था, अब 7 हो गया है। गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे के लिए, कम वजन वाले बच्चे के लिए पहले 6 रुपये था और अब 9 रुपये हो चुका है। तो देखिए बढ़ोतरी कितने की हुई है? तो 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ठीक, और कितना है? तो 6, 7 और 9 है। और यहाँ पर क्या है? 6 माह से 6 वर्ष तक के सामान्य बच्चे, गर्भवती और शिशुवती माताएं और गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे। ठीक, समझ में आ गया? अब हम बात कर लेते हैं पूरक पोषाहार संबंधी अभिलेख के बारे में। तो ये कौन से अभिलेख के बारे में बात की जा रही है? तो पूरक पोषाहार से संबंधित अभिलेख के बारे में। तो देखिए 2 ही प्रकार के अभिलेख होंगे, एक तो स्टॉक होगा, ठीक है, मतलब कि जो भी राशन का स्टॉक होता है उसका डिटेल रखना पड़ता होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, और दूसरा कि कितनी खपत हो चुकी है, कितने का वितरण हो चुका है उसका डिटेल रखना पड़ता होगा। 2 पंजियाँ होती होगी, है ना, ये उसी अभिलेख की बात की जा रही है। देखिए माह के पहले तारीख तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सारा डिटेल जो है पर्यवेक्षक को देना होता है। ठीक, यहाँ पर वही लिखा है, प्रत्येक माह के 1 तारीख तक माह का पोषण आहार संबंधी प्रतिवेदन, पोषण आहार संबंधी प्रतिवेदन कार्यकर्ता को संबंधित पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना होता है। ठीक, पोषण आहार के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा केंद्र में अभिलेख संधारित किया जा सकता है। कौन कौन सा अभिलेख संधारित किया जाता है? तो स्टॉक पंजी, जहाँ पर स्टॉक के बारे में डिटेल्स होते हैं, और दूसरा पोषण आहार वितरण संबंधी, जहाँ पर कितने राशन का या कितने फूड का वितरण किया जा चुका है, कब कब किया गया था, कितना किया गया था, कितना बचा है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी हमें मिलती है। ठीक, समझ गए? अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है गर्भवती या शिशुवती महिला का अतिरिक्त पोषाहार। देखिए जो अभी हमारा सामान्य डाइट है, ठीक है, ऑब्वियसली एक गर्भवती या शिशुवती महिला का जो डाइट होगा वो उससे थोड़ा अधिक होगा। तो वो कितना अधिक होगा इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किसी भी गर्भवती महिला को अतिरिक्त 15 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करना चाहिए।
उसी प्रकार से शिशुवती महिला को जो बच्चा दे चुकी है, ठीक है, उनको अतिरिक्त 25 ग्राम प्रोटीन और 550 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उतना उनको ग्रहण करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ये भी आप याद रखिए। प्रोटीन कितना? 15 और 25 ग्राम, ऊर्जा 300 और 550 कैलोरी। ठीक। बच्चों के लिए संपूरक आहार। बच्चों के लिए देखिए, बच्चा जब चाहे तब माँ का दूध तो पिएगा, उसके अतिरिक्त उसे क्या आहार प्रदान करना चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखो, जो बच्चा 7 माह से लेकर 12 माह का है, मतलब कि 6 माह तक तो उसे केवल माँ का दूध पीना है। ठीक। उसके बाद की बात की जा रही है यहाँ पर, जो बच्चा 7 माह से 12 माह तक का है, मतलब 1 साल तक का है, उसे 3 से 4 बार संपूरक आहार तो देना चाहिए। संपूरक आहार क्या हो सकता है? दाल हो सकता है, या फिर बिस्किट को दूध में डुबा के दिया जा सकता है, जो चावल दाल होता है, जो खिचड़ी के रूप में होता है, वो भी, जिसे आसानी से बच्चा जो है ग्रहण कर सके, जिसे चबाने की आवश्यकता ना पड़े। तो बच्चा जब चाहे तब माँ का दूध तो पिएगा ही, उसके साथ ही उसे 3 से 4 बार संपूरक आहार देना चाहिए। 1 साल से लेकर 2 साल के बीच के बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ 4 से 5 बार संपूरक आहार देना चाहिए, और 2 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को 3 बार भोजन देना चाहिए, 4 बार नाश्ता देना चाहिए, और जब उसे चाहे तब माँ का दूध देना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो क्राइटेरिया है, ये 1 साल से, ये 6 माह से लेकर 1 साल तक के बच्चे के लिए है, ये 1 साल से लेकर 2 वर्ष के बच्चे के लिए है, और ये 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बच्चे के लिए है। ठीक है। ठीक। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में कर्तव्य। मतलब कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में क्या क्या संचालन करना चाहिए, आंगनबाड़ी में कौन कौन से कार्यक्रम करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। ठीक। तो सबसे पहली बात, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन। देखिए, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन हर सप्ताह में 1 बार मंगलवार को किया जाता है या फिर करना चाहिए। और अगर मंगलवार को नहीं किया जा रहा तो किसी निर्धारित तिथि पर ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया जाता है। किसका? पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, तो आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मातृ शिशु पोषण व स्वास्थ्य दिवस, माह में 1 बार मातृ शिशु पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाना चाहिए। ठीक है। मातृ शिशु पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस माह में 1 बार मनाया जाता है या मनाया जाना चाहिए। और इसमें क्या क्या किया जाता है, तो टीकाकरण किया जाता है, स्वास्थ्य की जांच की जाती है, वृद्धि निगरानी किया जाता है, और किशोरी महिलाओं को IFA की गोली खिलाई जाती है। क्या क्या होता है? देखिए, टीकाकरण, जो भी गर्भवती महिला होती है उन्हें टिटनेस का टीका लगवाया जाता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें टीका लगवाया जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य की जांच, टाइम टू टाइम स्वास्थ्य की जांच की जाती है। ऐसी माताएं जिनका डिलीवरी अभी अभी हुआ है, उन्हें 7 से 10 दिन के अंतर्गत कम से कम 2 बार स्वास्थ्य की जांच कराना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य की जांच टाइम टू टाइम किया जाता है। वृद्धि निगरानी, बच्चे के वजन में नियमित रूप से कितनी वृद्धि हो रही है इसकी निगरानी करना चाहिए, मतलब कि टाइम टू टाइम बच्चे का वजन लेना चाहिए। ठीक है। और ऐसी किशोरी महिला जिन्हें खून की कमी है उन्हें IFA की गोली देनी चाहिए, आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। ठीक। तो ये सब किसके अंतर्गत है, तो मातृ शिशु पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के अंतर्गत है। ठीक। और क्या क्या होता है, तो 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों के लिए अन्नप्राशन महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, ऐसा बच्चा जो 6 माह का हो चुका है,
अब क्या वो केवल माँ का दूध पिएगा? तो नहीं, अब तो वो माँ के दूध के साथ साथ 3 से 4 बार सप्लीमेंट फूड भी लेगा, है ना। मतलब कि मुँह जूठा का समय आ गया, सामान्य भाषा में हम कहें तो मुँह जूठन कराया जाता है। तो अन्नप्राशन जो होता है वो ऐसा दिन होता है जब बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करता है, ठीक है। तो 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों के लिए अन्नप्राशन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और क्या क्या होता है? तो 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को कृमिनाशक की गोलियां भी दी जाती है 6 माह में एक बार। ध्यान में रखिएगा कि 6 माह में एक बार उनको कृमिनाशक की गोलियां दी जाती है, ठीक है। और जो बहुत कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी देख रेख और पूरक पोषाहार वितरण से संबंधित कार्य एवं चर्चाएं की जाती है। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं उनकी देख रेख के लिए उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है, और फिर भी अगर उनको लगता है कि ये बच्चे बहुत अत्यधिक कुपोषित हैं तो चिकित्सा की सलाह भी दी जाती है। तो उनसे संबंधित कार्य और चर्चाओं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक। आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अब उस स्वास्थ्य दिवस में क्या क्या होता है? तो 0 से 3 वर्ष बच्चे का मासिक वजन लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताई थी कि वृद्धि निगरानी, है ना, ये कैसे कर सकते हैं हम? तो बच्चे की उम्र के साथ उसके वजन में कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसे वृद्धि निगरानी कहा जाता है। तो यहाँ पर मासिक वजन लिया जाता है, ठीक। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का भी वजन लिया जाता है। बच्चों के कुपोषण की स्थिति का ज्ञान समाज को सामुदायिक ग्रोथ चार्ट के माध्यम से बताया जाता है। देखिए, अब किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसका एक ग्रोथ चार्ट प्रिपेयर होता है, उसका वजन नापा जाता है, उसे डेली कितना फूड दिया जाता है उसके बारे में जानकारी होती है। तो उससे क्या होता है कि एक ग्रोथ चार्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसे दिखाकर ये बताया जाता है कि बच्चों में कुपोषण की स्थिति कब आती है, कितने में आती है और क्या है, ठीक। और अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कुपोषित है तो उसके परिवार को चिकित्सा की सलाह दी जाती है, ठीक है। स्वास्थ्य, पोषण एवं जनसंख्या की शिक्षा किसको दी जाती है? तो 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को और किशोरी बालिकाओं को दी जाती है, ठीक। तो समझ गया इतना? क्या क्या समझा आपने, बताइए। सबसे पहले हमको क्या ध्यान में रखना है कि हर मंगलवार को, हर हफ्ते मंगलवार को क्या होता है? पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम होता है हर मंगलवार को, ठीक है। और उसके अंतर्गत क्या क्या होता है? तो उसके अंतर्गत स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, अन्नप्राशन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को कृमिनाशक की गोलियां खिलाई जाती हैं, अति कुपोषित बच्चों की देखरेख की चर्चाएं की जाती हैं, कैसे इनकी देखरेख करनी चाहिए, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और स्वास्थ्य, पोषण और जनसंख्या की शिक्षा जो है महिलाओं एवं किशोरियों को दी जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रसव से पूर्व, प्रसव के समय, प्रसव के उपरांत माता एवं नवजात शिशु का देखभाल किस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है या फिर करना चाहिए, ठीक। तो देखिए, गर्भवती महिला का आहार, जैसे कि हमने अभी पहले भी देखा था कि जो अतिरिक्त आहार है गर्भवती महिला को वो कितना होना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? तो प्रोटीन जो है वो 15 ग्राम और 300 कैलोरी की ऊर्जा उसे अतिरिक्त देनी चाहिए, अतिरिक्त मिलनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गर्भ जाँच, हर गर्भवती महिला को चौथे, 7वें और 9वें महीने में गर्भ की जांच करानी चाहिए। और जब जब वो गर्भ की जांच करा रही है तब तक उसे अपने ब्लड प्रेशर का भी जांच करवाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि गर्भवती महिला का जो ब्लड प्रेशर है वो सही होना चाहिए। गर्भवती जो महिला है वो 9वें महीने के आते आते तक उसके कुल वजन में 10 से 12 किलो का बढ़ोतरी तो होना चाहिए, ठीक। 10 से 12 किलो का उसका वजन बढ़ना चाहिए। जो पहले का 3 माह है उसमें ½ kg की बढ़ोतरी होनी चाहिए,
अगला 3 माह मतलब 4 से लेकर 6 महीने में प्रति माह 1 किलो का वजन बढ़ना चाहिए। ये प्रति माह है ना, इसे भी मैं लिख ही देती हूँ। और जो लास्ट 3 मंथ होता है 7 से लेकर 9 महीने तक, प्रति माह 2 किलो का वजन तो बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत की बात है, और अगर कम भी है तो भी समस्या की बात है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए कि कुल 10 से 12 किलो का वजन तो बढ़ना चाहिए। ठीक, रक्तचाप की जांच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी गर्भवती महिला अपने गर्भ की जांच कराती है 4, 7वें और 9वें महीने में, तब उनको ब्लड प्रेशर की भी जांच करवानी चाहिए। जो ब्लड प्रेशर है वो 130 90 तक होना चाहिए। जो एवरेज वैल्यू है हम देखें तो ये कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 90/60 और मैक्सिमम 120/90 इतना होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा हो गया तो समस्या की बात है। ठीक, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेट द्वारा गर्भस्थ शिशु की जांच मतलब कि सोनोग्राफी, जो महिला का जो लास्ट पीरियड होता है वो कब मिस हुआ है उसके हिसाब से ही गर्भ की अवधि का पता लगाया जाता है, और सोनोग्राफी के द्वारा बच्चे की गर्भस्थ बच्चे की स्थिति, उसके फेफड़ों में पंपिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है, और उसकी जो महिला की जो पेट की ऊंचाई है वो गर्भ की अवधि के अनुसार बढ़ रही है कि नहीं, इन सब की जानकारी बहुत आवश्यक है। हमें सोनोग्राफी जो है 3, 7वें और 9वें महीने में करवाना चाहिए। हमें नहीं, मतलब गर्भवती महिला को करवाना चाहिए। ठीक है, तो गर्भ की अवधि का पता लगाने के लिए भी सोनोग्राफी करवाना चाहिए। पेशाब की जांच, पेशाब की जांच क्यों करवाना चाहिए, तो शक्कर एवं एल्ब्यूमिन की जांच के लिए हमें पेशाब की जांच करवाना चाहिए। ये जो एल्ब्यूमिन है ना, ये वास्तव में रक्त में होता है और पेशाब में ये बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है। कितना, तो 30 ग्राम प्रतिदिन, 30 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा में ये जो एल्ब्यूमिन है वो जो है वो रिलीज होता है। अगर ये इससे ज़्यादा रिलीज होने लगे तो भी दिक्कत है, और कम रिलीज होने लगे तो भी दिक्कत है। ज़्यादा रिलीज होने से किडनी की समस्या हो सकती है, और कम रिलीज होने से हमें थकान महसूस हो सकता है, हमारे पैरों में सूजन आ सकता है, तो इस प्रकार की दिक्कतें भी हो सकती है। तो हमें टाइम टू टाइम पेशाब की जांच भी करवानी चाहिए। ठीक, खून की कमी, देखिए हमें पता है कि जो 70% महिलाएं हैं उन्हें खून की कमी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। खून की कमी को कौन सी बीमारी कहते हैं, तो एनीमिया की बीमारी कहते हैं। अगर किसी भी महिला के शरीर में 7 ग्राम से कम खून है तो उसे तुरंत चिकित्सा करवाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, खून की कमी होने से एनीमिया का रोग होता है। ठीक, जिसके लिए IFA आयरन फॉलिक एसिड की दवाई जो है वो महिलाओं को दी जाती है। देखिए ये जो ब्लड होता है ना, इसका काम क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों में भोजन और ऑक्सीजन को लेकर जाता है, मतलब कि इसका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग 100 ग्राम ब्लड में, देखिए आपने लाल रक्त कणिकाओं का नाम सुना होगा, है ना। ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ना, ये क्या करती है, ये जो ऑक्सीजन होता है ना उसे शरीर के विभिन्न अंगों में लेकर जाती है। तो लगभग 100 मिलीलीटर खून में कम से कम 15 ग्राम तो हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। जो लाल रक्त कणिका है उसकी बात की जा रही है। अगर ये 15 ग्राम से कम हुई, 11-12 ग्राम हुई तो फिर समस्या है। ठीक, तो हमें ब्लड टेस्ट भी समय समय पर करवा लेना चाहिए। ठीक, खून की कमी होने से क्या होता है, तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है। उपचार के बारे में तो हमने जान लिया था कि खून की कमी के उपचार के लिए हमें आयरन फॉलिक एसिड की गोली खानी चाहिए। टीकाकरण,
ये जो महिला है जब जैसे प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले जैसे उसको पता चलता है महिला को कि वो प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले उसे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक है। फिर पहला टिटनेस का इंजेक्शन लग गया, अब 1 महीने के बाद उसे दूसरा टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक। अब ये पहली बार जब वो गर्भवती हुई तब की बात है। जब वो दूसरी बार गर्भवती होती है और इन दोनों गर्भवती होने के बीच का जो समय है वो अगर 3 साल से कम है, ठीक है, तो जब वो दूसरी बार गर्भवती होती है तो अगर वो एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएगी तब भी चलेगा, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कचरा हो गया है यहाँ पर तो पूरा। टिटनेस का इंजेक्शन ये ध्यान में रखना कि 2 बार लगवाया जाता है, एक गर्भवती महिला को, एक तुरंत और दूसरा 1 महीने के बाद, ठीक। शिशुवती माता का देखभाल। देखिए, शिशुवती माता जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही माता को तुरंत भोजन देना चाहिए। ऐसे बहुत सारी जातियों में या समाज में या फिर जो भी रूढ़िवादिता है उसमें ऐसा कहा जाता है कि माँ को तुरंत भोजन नहीं दिया जाता है, 3 दिन तक माँ भूखे पेट रहती है, पानी तक नहीं दिया जाता है उनको, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही माता का डिलीवरी होता है, महिला का डिलीवरी हो जाता है तो तुरंत उन्हें भोजन देना चाहिए और प्रतिदिन 2450 से लेकर 3550, 3550 कैलोरी की ऊर्जा और 75 ग्राम प्रोटीन उनको देना ही चाहिए। इसके साथ साथ ही विटामिन ए, खनिज लवण और विटामिन डी की भी उन्हें भरपूर आवश्यकता होती है। नवजात शिशुओं की देखभाल। देखिए, जो नवजात शिशु होते हैं 7 से 10 दिनों के भीतर माँ और बच्चे की 2 बार स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। जो बच्चा होता है उसे तुरंत नहलाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उसे हम तुरंत स्नान करा दें तो उसे सर्दी हो सकती है, ठीक है। तो 7 दिनों तक तो उसे नहीं नहलाना चाहिए, ठीक। और जन्म के तुरंत बाद बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। 1 घंटे के अंदर ही बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। ये मैक्सिमम क्राइटेरिया है 1 घंटे का, ठीक है। अगर बच्चा पैदा होता है तो तुरंत ही उसे स्तनपान कराना चाहिए। जो माँ का दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। लगातार 3 दिनों तक जो दूध आता है माँ को उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस दूध की खासियत क्या होती है? तो ये जो दूध होता है, एक तो ये पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है और चिकना होता है। लिखते जाते हैं हम। प्रसव के बाद 3 दिनों तक जो माँ का दूध आता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये पीला, गाढ़ा और चिकना दूध होता है, ठीक। ये बच्चे के लिए अमृत के समान होता है और इसे ही बच्चे का पहला टीका कहते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और के की भरपूर मात्रा होती है। प्रोटीन भी होता है, ठीक है। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, बच्चे को बीमारी से खतरा कम होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो ये माँ का दूध होता है। बच्चे का जो पहला शौच होता है वो सामान्यतः काले रंग का होता है, जिसे मैकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकोनियम, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं धात्री माता में दूध निर्माण की मात्रा को। यहाँ पर एक टेबल है, आंकड़े हैं ये, चाहे तो याद रखें, चाहे तो आप ग्राफ के सहायता से भी इसे ध्यान में रख सकते हैं। याद करना थोड़ा कठिन होता है, ग्राफ की सहायता से आप इसे अपने ध्यान में रखिए। देखिए, यहाँ पर माह है और यहाँ पर दूध निर्माण की मात्रा मिलीलीटर में है, ठीक। तो देखिए 0 से लेकर 6 महीने तक, 6 महीने तक देखिए
ग्राफ बना लेते हैं ना हम यहाँ पर। ये यहाँ पर टाइम है 0 से लेकर 6 माह तक, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, ठीक। और यहाँ पर हम थोड़ा सा ये सब लिख लेते हैं 500, 1000, यहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं। क्या लिखते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक। देखिए 0 से लेकर 6 माह तक, पहले कब कितना है ये 0 में 530, लगभग यहाँ पर है 0 माह में। 6 माह में ये बढ़कर 730 हो गया है, और थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर है, ठीक। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं 1 साल में, तो ये कहाँ पर आ गया है, वापस वहीं पर आ गया है 500, 1 वर्ष में 525। मतलब कि माँ में जो दूध का निर्माण होता है शुरू के 6 माह तक बढ़ता चला जाता है, फिर 6 माह से फिर 1 साल तक वो कम होते चला जाता है, लेकिन उतना ही रहता है, लगभग 530, 525 मिलीलीटर, ठीक है। प्रतिदिन की बात की जा रही है दूध निर्माण, है ना। उसके बाद हम दूसरे से लेकर यहाँ पर दूसरे साल की बात करते हैं, तो ये थोड़ा और कम हो जाता है। दूसरे साल में ये कहाँ पहुँच जाता है, 400 तक पहुँच जाता है, 400 मिलीलीटर, ठीक। तीसरे साल में थोड़ा सा बढ़ जाता है, 425 मिलीलीटर, ठीक। और उसके बाद ये थोड़ा और कम हो जाता है 365 के आसपास, है ना। तो ये आपको ग्राफ ध्यान में रखना है कि शुरू के 6 माह में ही माँ का जो दूध निर्माण है वो बढ़ता है, उसके बाद फिर वो कम होता जाता है, लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है। देखिए लगातार मतलब कि ये आसपास ही रहता है। देखिए 525, दूसरे साल तक 400, फिर 425, फिर 300, ऐसा कुछ, है ना। तो ये भी आप एक बार ध्यान में रखना, बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्राफ भी ध्यान में रखोगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल, सामान्य एवं खतरे वाले नवजात शिशु की पहचान। कुछ यहाँ पर फैक्टर्स दिए हुए हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा सामान्य है या फिर कुपोषण का शिकार है, ठीक है। तो देखिए उसका रंग, अगर उसका रंग, उसकी स्किन का कलर गुलाबी कलर है तब तो बच्चा ठीक है, लेकिन अगर उसके स्किन का कलर पीला या नीला है तब तो खतरे की बात है, अर्थात या तो वो कुपोषित है या तो वो गंभीर रूप से कुपोषित है, ठीक। रोना, अगर वो तेज रोता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो धीमा रोता है या मात्र खरखराहट की आवाज़ आती है उसके गले से, तो फिर कहीं ना कहीं उसके शारीरिक विकास जो है उसका वो ठीक से नहीं हुआ है। श्वास, अगर वो आवाज़ रहित श्वास लेता है तब तो ठीक है, लेकिन उसकी सांस में अगर आवाज़ आता है या फिर वो अनियमित रूप से श्वास लेता है तब भी दिक्कत की बात है। हाथ पाँव को चलाना, सक्रिय रूप से अगर वो चला रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो निष्क्रिय या निढाल है तो फिर दिक्कत की बात है। जन्म के समय वजन, किसी भी बच्चे का जो वजन होता है जन्म के समय 2.5 से 3 किलो तक का होता है ना। अगर वो 2.5 से अधिक है, 2.5 किलो से अधिक है तब तो बच्चा सामान्य है, लेकिन अगर वो 2 किलो से भी कम है फिर तो संकट की बात है, बच्चा कुपोषित है, ठीक है। गर्भ, एक्चुअली जब बच्चा जो है गर्भ में होता है तब से ही उसकी जो वृद्धि होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर माँ ने ठीक से पोषण नहीं लिया है, पोषाहार नहीं लिया है, तो ये समस्या हो सकती है कि बच्चा जब पैदा होता है तभी वो कुपोषित हो, जन्म के समय से ही वो कुपोषित हो। और ये जो कुपोषण की समस्या है वो सबसे ज़्यादा 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है, ठीक। पीलिया, अगर 2 से 3 दिन के बाद उसे पीलिया होता है तब तो ठीक है, सामान्य सी बात है, होता है बच्चों को, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर हो जाए तो समस्या है। जन्मजात दोष,
अगर कोई जन्मजात दोष नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गांठ, उबार या तलवे में छेद है तो भी दिक्कत है, उसकी शारीरिक वृद्धि ठीक से नहीं हो पाई है। स्तनपान, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करने में अगर वो समर्थ है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो समस्या की बात है। ठीक, क्योंकि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करवाना चाहिए। तुरंत बाद उसे माँ की त्वचा से सटा कर रखना चाहिए ताकि उसे गर्मी मिले। ठीक है, और बच्चा अगर तुरंत स्तनपान करता है तो माँ के स्तन से भी दूध निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक, तो ये थी पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। जो हमारा अगला लेक्चर होगा हम उसमें कुपोषण, वृद्धि निगरानी और वजन त्योहार के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत जो है आप वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फिर हमारा वीडियो देख सकें। धन्यवाद।